जय हिंद दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो अंग्रेजों के समय के 3 कानून थे ना, उनको खत्म कर दिया गया है और इनकी जगह पर 3 नए भारतीय कानून लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भारत के जागरूक नागरिक हैं, तब भी आपको इन 3 कानूनों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से पुलिस जो मुकदमे दर्ज करेगी ना, इन्हीं 3 कानूनों के तहत करेगी और कोर्ट में केस भी नए कानूनों के तहत ही चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 नवीन कानूनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 नवीन आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के समय के जो पुराने कानून थे और जो नए कानून हैं, इनको हम तुलनात्मक तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला कानून था ना, इसको आईपीसी कहा जाता था। फुल फॉर्म क्या है? दी इंडियन पेनल कोड इसका फुल फॉर्म है और ये 1860 से चला आ रहा है। इसके स्थान पर कौन सा कानून लागू कर दिया गया है? बीएनएस, इसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसको हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता कहेंगे, जबकि आईपीसी को हिंदी में क्या कहा जाता था? तो भारतीय दंड संहिता कहा जाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि अंग्रेजों के ये पुराने कानून थे ना, इनमें दंड की बात होती थी, जबकि केंद्र सरकार के जो अभी नए कानून हैं, इनमें न्याय की बात हो रही है। ठीक है, जो दूसरा कानून है, इसको सीआरपीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये 1898 से चला आ रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता इसको हिंदी में कहते हैं और इसकी जगह पर कौन सा कानून लाया गया है? बीएनएसएस, इसका फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और तीसरा कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इसके स्थान पर लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये जो 3 आपराधिक कानून हैं, इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी कि वीसीएलसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कि इन 3 पुराने कानूनों की जगह पर नए कौन कौन से कानून लाए जा रहे हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो महत्वपूर्ण दिनांक हैं, इनको जानना जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, एक डेट है 12 दिसंबर 2023 की। इस दिन क्या हुआ था? तो इन 3 कानूनों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश किया गया था। 12 दिसंबर 2023 को बिल कहाँ पर पेश किया गया? लोकसभा में। फिर 8 दिन बाद ये बिल 20 दिसंबर को ये बिल लोकसभा से पारित हो जाता है और अगले ही दिन 21 दिसंबर को राज्यसभा से भी पारित हो जाता है और 4 दिन बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और जब राष्ट्रपति जी किसी बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो बन जाता है कानून। ठीक है, तो ये कानून तो बन गए थे दिसंबर 2023 में। फिर क्या हुआ? फिर 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने ये कानून लागू करने की तारीख घोषित करी थी। ठीक है, और ये कानून लागू कब हो गए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो गए हैं। मतलब ये डेट जो है ना, इनको आप कहीं नोट कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब 3 नए आपराधिक जो कानून है ना, इनमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? वीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, और इसको लागू किया गया है आईपीसी के स्थान पर, यानी कि इंडियन पीनल कोड के स्थान पर इसको लागू किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल धाराएं कितनी है? 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थीं। मतलब यहाँ पर धाराओं को कम किया गया है बीएनएस में। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि इसमें क्लॉज जोड़े गए हैं ज़्यादा। ठीक है, कैसा? क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ठीक है, तो वीएनएस में क्या किया गया है? क्लॉज जोड़े गए हैं। बीएनएस में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के जो कारावास की सज़ा थी ना, वो बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है।
6 अपराधों में सामूहिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त भी किया गया है या 19 धाराओं को हटाया गया है। ठीक है, याद रखना टोटल धाराएं कितनी हैं, 358 धाराएं हैं बीएनएस में। मैं शॉर्ट में ही कहूंगा बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। ओके, इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं सेकंड कानून की। तो सेकंड कानून क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको शॉर्ट में बीएनएसएस कहा जाता है। ये किसके स्थान पर लागू किया गया, तो जो सीआरपीसी था ना, इसके स्थान पर लागू किया जाता है बीएनएसएस। इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो और वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि जब घटना होती है तो घटना स्थल से जो जब्ती नहीं करी जाती कि आपने तलवार से मारा है कि लठ से मारा है कि रॉड से मारा है, तो जब्ती के समय ऑडियो वीडियोग्राफी करी जाएगी। जिससे जब्त किया जा रहा है हथियार, वहां पर भी ऑडियो वीडियोग्राफी करी जाएगी। ठीक है, और वो वीडियोग्राफी पर कोर्ट के सामने पेश करी जाएगी। तो अब जो डिजिटल साक्ष्य यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है ना, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब गवाह चले आते थे कोर्ट में और कहते थे कि मेरे सामने पुलिस ने जब्त नहीं किया, पुलिस ने तो मन से लिख लिया है। ठीक है, हॉस्टाइल हो जाते थे कोर्ट में और अपराधी छूट जाता था। लेकिन अब रिकॉर्डिंग है, ये लो भैया, बताइए आप नहीं थे क्या, हमने मन से आपको वीडियो में एडिट कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं इनको मजबूत किया गया है, इनको माना जाएगा। इस प्रकार से जो अपराध हैं उन पर अंकुश लगेगा, मतलब सजा का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। ओके, हम बात कर लेते हैं तीसरे कानून की। तीसरा कानून क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको हम कहेंगे बीएसए शॉर्ट में। इसमें टोटल 170 धाराएं हैं। धाराएं जरूर याद रखना, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 167 धाराएं थीं। इसमें कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 2 नए प्रावधान तथा 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। इस अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त भी किया गया है, यानी कि 6 प्रावधानों को हटाया गया है। तो ये 3 कानून थे। अब दोस्तों इन 3 कानूनों में से सबसे महत्वपूर्ण कानून कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस। अच्छा, जो 3 कानून हमने पढ़े हैं उनको एक बार देसी भाषा में 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जब पुलिस केस दर्ज करती है, ठीक है, कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस कौन सी धारा में केस दर्ज करती है, पहले आईपीसी में करती थी ना, अब बीएनएस की धारा में करेगी। मतलब पुलिस केस दर्ज करेगी बीएनएस की धारा में। ठीक है, अब केस बनकर कहाँ पर पहुँच गया, कोर्ट में पहुँच गया। कहाँ पर, कोर्ट में केस पहुँच गया। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है वो बीएनएसएस की धारा के तहत होती है। जैसे आपका केस चल रहा है, आपको कोई आवेदन देना है, ठीक है, तो कौन सी धारा में देंगे, बीएनएसएस की धारा में देंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो कौन कौन से साक्ष्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जैसे दस्तावेजी साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। तो कौन से साक्ष्य किस केस में पेश किए जाएंगे, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है। मतलब आप लोग इन 3 कानूनों को आसान भाषा में समझ गए ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो बीएनएस में बड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी धाराओं में बदलाव किए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो मर्डर यानी कि जो हत्या की धारा थी आईपीसी की 302, इसको बीएनएस की कौन सी धारा में रखा गया है, तो अब ये बीएनएस की 101 धारा में है। धोखाधड़ी मतलब 420 धारा थी आईपीसी की, 420 ही बोलते थे इसको, काफ़ी फेमस है। तो इसको बीएनएस की धारा 318 बना दिया गया है। रेप 375 376 में डिफाइन था, अब इसको बीएनएस की धारा 63 64 में डिफाइन किया गया है। गैंग रेप 376 डी में था, इसको बीएनएस की धारा 70 में कर दिया गया है। गैर कानूनी सभा, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे, 144 थी, अब 189 इसको बना दिया गया है। दंगे 146 थे, तो इसको 191 बना दिया गया है। दहेज हत्या 304 भी,
ठीक है, दहेज के एवज में हत्या कर दी जाती थी। अब इसको धारा 80 बना दिया गया है। हत्या का प्रयास 307 में था, अब इसको 107 कर दिया गया है। मानहानि जो है इसको 499 में रखा गया था, अब 356 में रखा गया है। किडनैपिंग 359 था, अब 137 कर दिया गया है। हमला करना 351 में था, अब वीएनएस की धारा 130 में रखा गया। किसी लड़की का पीछा करना, उसको घूरना, ताड़ना, ये 354 डी में था, अब ये वीएनएस की धारा 78 में रखा गया है। ठीक है, बाकी कंप्लीट चार्ट यदि आपको देखना है तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। जितनी भी आईपीसी की पुरानी धाराएं थी, तो आईपीसी की स्थान पर जो वीएनएस की नई धारा है, मतलब इस जो वकील है ना वो यहीं पर खेल करते हैं। ठीक है, उनको वीएनएस की धारा ही पढ़नी होती है। ठीक है, कि किस धारा में क्या प्रावधान है। ठीक है, सारी यही धारा उनको पढ़नी होती है, उनको सभी पढ़नी होती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होती हैं। तो कंप्लीट चार्ट आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम पर। ये तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से महत्वपूर्ण धाराएं एग्ज़ाम में बनेंगी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब ये जो 3 कानून हैं ये कहाँ कहाँ पर लागू किए गए हैं? तो 3 कानून संसद से पारित किए गए हैं। ठीक है, संसद से पारित कानून है, तो ये 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो गए हैं। नए कानूनों का उद्देश्य क्या है, इनको क्यों लाना पड़ा? तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो पुराने कानून थे ना, अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और अंग्रेजों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का उनका उद्देश्य नहीं था। भारतीय दंड संहिता, भारतीय है ना, मतलब दंड शब्द का यूज़ किया गया था। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य दंड देना था। अब हम जो कानून लेकर आए हैं उनका उद्देश्य क्या है? न्याय देना उनका उद्देश्य है। यानी कि जो 3 भारतीय कानून लागू किए गए हैं, इनका उद्देश्य नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना और दंड देना इनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि न्याय करना नए कानूनों का उद्देश्य है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। देखिए, जो पुराने मामले थे, जैसे किसी ने मर्डर किया है तो आईपीसी की धारा 302 लगती थी, आईपीसी की धारा 302 लगती थी। ठीक है, अब बीएनएस की धारा कौन सी लगेगी? तो 101 लगेगी। देखिए, जो पुराने मामले कोर्ट में चल रहे थे, जैसे 302 का मामला चल रहा है, तो क्या वो मामला अब 101 में कन्वर्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद से जो अपराध दर्ज किए जाएंगे, ठीक है, वो नए कानूनों के तहत चलेंगे। बाकी के जो पुराने केस चल रहे हैं, 1 जुलाई से पहले जो मामले दर्ज हुए हैं, वो पुराने कानून के तहत ही चलते रहेंगे। ठीक है, 1 जुलाई के बाद जो नए अपराध होते हैं वो बीएनएस की धारा में दर्ज होंगे। 1 जुलाई से पहले जो आईपीसी के चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, नए कानून में जो बड़े बदलाव हुए हैं या फिर नए कानून की विशेषता क्या है, इनको हम एक बार में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब नागरिकों को किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, मतलब आप यदि ए शहर के रहने वाले हैं और आप बी शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या आपको अपने थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं, आप ई एफआईआर कर सकते हैं, उसको ही 0 एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, और यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी करी जाएगी। ठीक है, तलाशी और जब्ती जब पुलिस करती है तो उस समय भी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थल का दौरा करना होगा। यदि 7 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान वाला अपराध है तो ऐसे अपराधों में फॉरेंसिक टीमें आएंगी और वो जहाँ पर अपराध हुआ है उन स्थलों का दौरा करेंगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि किसी नाबालिग से बलात्कार किया जाता है तो उसमें उसकी सज़ा में मौत की सज़ा शामिल की गई है। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करना होगा। जो पुलिस ने केस बनाया है, ठीक है, केस जैसे ही कोर्ट में पेश हो गया तो 60 दिन के अंदर आपको क्या
चार्ज लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी धाराओं का आपको चार्ज बन गया है। ठीक है, ये कोर्ट को काम पूरा करना होगा 60 दिन के भीतर। ठीक है, और सुनवाई के समापन के 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाना होगा। और जो आपका केस चल रहा है उसमें पूरी सुनवाई हो गई है, मतलब सारे गवाह हो चुके हैं, तब भी 1 से 2-2 3-3 साल केस पेंडिंग डला रहता था। लेकिन अब नए कानून में कर दिया गया है कि सुनवाई पूरी हो गई है केस की, तो 30 दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना ही होगा कि दोषी पाया गया है या फिर निर्दोषी पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर आपने फैसला सुना दिया तो 7 दिन के अंदर आपको अनिवार्य रूप से जो जजमेंट है, जो आपने निर्णय किया है, वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। पहले ये नहीं करते थे, 1-1 2-2 महीने। ठीक है, शादी या फिर नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के साथ में यदि बलात्कार किया जाता है, ठीक है, तो बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान किए गए हैं। चेन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की जो शरारती गतिविधियां हैं उनका अलग से प्रावधान किया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक का प्रावधान किया गया है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी कि ये कार हमने जब्त करी है, इसकी वीडियोग्राफी होना जरूरी है। राजद्रोह, देखिए महत्वपूर्ण चीज आ गई, राजद्रोह शब्द की जगह पर देशद्रोह शब्द का उपयोग किया गया है। मॉब लिंचिंग का अलग से प्रावधान किया गया है और पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे घटनास्थल से जब्ती करना, किससे आपने जब्ती करी है, ठीक है, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इन 3 नए कानूनों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पढ़ लेते हैं और आपको भी अपना आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में स्कोर भी शेयर करना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो पहला क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? तो मैंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, जो वीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसने किस कानून का स्थान लिया है? तो वीएनएस ने आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि फुल फॉर्म वगैरह हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो नया आपराधिक कानून है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसने किस कानून का स्थान लिया है? तो इसने सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 नए आपराधिक विधेयक वीएनएस 2023, वीएसए 2023 और वीएनएसएस 2023 लोकसभा में कब पारित हुए? ये 3 नए आपराधिक कानून लोकसभा में पारित हुए 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें कि ये जो 3 नए कानून हैं ये राज्यसभा में कब पारित हुए? सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये राज्यसभा से पारित किए जाते हैं एक दिन बाद 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये जो 3 कानून हैं इन पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए? तो राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पुराने कानून थे आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इनमें बदलाव करने के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया गया था? तो लोकसभा में बिल पेश किया गया था 12 दिसंबर 2023 को। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण डेट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 12 दिसंबर को 3 कानूनों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश किया गया। फिर 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित होते हैं ये कानून। एक दिन बाद 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो जाते हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और ये फिर कानून बन जाते हैं। फिर 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार जो है ये कानून लागू करने की तारीखें घोषित करती है और 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर
अभी 3 नए आपराधिक कानूनों को पढ़ रहे हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसी प्रकार से यदि करंट अफेयर्स के आप सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की कंबाइंड ई बुक लॉन्च हो गई है। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है? दोस्तों, वीएनएस में राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। राजद्रोह की जगह पर कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? तो देशद्रोह शब्द यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 का स्थान वीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो पहले देशद्रोह का यदि मामला बनता था तो आईपीसी की धारा 124 लगती थी, लेकिन अब इसके स्थान पर वीएनएस की धारा 152 लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीएनएस में राजद्रोह को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और वहीं भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले जो कृत्य होते हैं इनको देशद्रोह में शामिल किया गया, और इसके लिए वीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएनएस 2023 में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये आईपीसी की किस धारा में परिभाषित था? पहले आत्महत्या करना अपराध की श्रेणी में था, ठीक है, लेकिन वीएनएस 2023 में इसको हटा दिया है, याद रखना। और ये आईपीसी में तो अपराध था, तो आईपीसी की किस धारा में ये अपराध था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा 309 में ये अपराध था, तो इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये आईपीसी की किस धारा में परिभाषित था? तो अप्राकृतिक यौन संबंध भी बीएनएस से हट गया है, और आईपीसी में ये धारा आईपीसी की धारा 377 में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आईपीसी के ऐसे अपराध जिनको वीएनएस में विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो राजद्रोह है, राजद्रोह को आईपीसी की धारा 124A में रखा गया था, तो राजद्रोह को समाप्त करके वीएनएस में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है, और इसके लिए वीएनएस की धारा 152 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आत्महत्या का प्रयास करना आईपीसी की धारा 309 में था, इसको विलोपित कर दिया गया है। अप्राकृतिक कृत्य जो हैं वो आईपीसी की धारा 377 में थे, इसको भी विलोपित कर दिया है। एडल्ट्री यानी कि जो व्यभिचार है, इसको आईपीसी की धारा 497 में डिफाइन किया गया था। ठीक है, इसको भी विलोपित कर दिया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, एक व्यक्ति शादीशुदा है और वो दूसरी शादीशुदा महिला से फिजिकल रिलेशन बनाता है, और उस महिला का जो पति है वो शिकायत दर्ज कर देता था पुलिस में, तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने संबंध बनाए हैं उसकी पत्नी से, उस पर पहले आरोप बन जाता था। लेकिन क्या है, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार कानून को रद्द कर दिया गया। उसने कहा कि भैया सहमति है, वो रिलेशन बना सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द कर दिया, तो ये धारा आईपीसी में पड़ी हुई थी, तो बीएनएस में इसको भी विलोपित कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, वीएनएस 2023 में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है, इसका प्रावधान किस धारा में है? तो शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना, अब ये वीएनएस में अपराध है, और वीएनएस की धारा 69 में इसका प्रावधान किया गया है, वीएनएस की धारा 69 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीएनएस में कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं, ठीक है, कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं, तो देखिए धारा 48 जोड़ी गई है। धारा 48 क्या कहती है, तो भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाना, यानी कि भारत में किसी व्यक्ति को विदेश में रह रहे व्यक्ति द्वारा उकसाया जाना कि आप भारत में ये अपराध कीजिए, धारा 48 जोड़ी गई। धारा 69, ठीक है, झांसा देकर, धोखा देकर, शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर
यौन संबंध बनाना, बच्चों से अपराध करवाना, धारा 95 जोड़ी गई। धारा 111 संगठित अपराध इसमें डिफाइन किए गए हैं, ये सारी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, 112 छोटा संगठित अपराध डिफाइन किया गया। 113 आतंकवादी कृत्य इसमें डिफाइन किए गए हैं। 152 भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना, ये बताया गया है। 226 कानूनी शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। ठीक है, देखिए मतलब जैसे आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं पर, थाने के सामने, किसी सरकारी संस्था के सामने, ठीक है, और आप हत्या का प्रयास कर रहे हैं, मिट्टी तेल डाल रहे हैं और बोल रहे हैं पुलिस से कि ऐसा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अब ये अपराध होगा। ठीक है, छिनैती 304 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 का स्थान वीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो आईपीसी की धारा 144 का स्थान जो है ये वीएनएस की धारा 187 ने लिया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 थी, इसका स्थान वीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो हत्या के मामले में, मर्डर के मामले में अब 302 के स्थान पर वीएनएस की धारा कौन सी होगी? 101 होगी। ठीक है, वहीं हम बात करें कि हत्या का प्रयास करने में आईपीसी की धारा 307 लगती थी, अब वीएनएस की कौन सी धारा लगेगी? तो अब वीएनएस की 107 धारा लगेगी। कौन सी? 107। नेक्स्ट है दुष्कर्म यानी कि रेप के मामले में आईपीसी की धारा 376 का स्थान वीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो दुष्कर्म के मामले में अब वीएनएस की धारा 64 क्लॉज 1 लगेगी। नेक्स्ट है ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 का स्थान वीएनएस की किस धारा ने लिया है? 420 ही आईपीसी की धारा 420 थी ना, ठगी में लगती थी, अब इसका स्थान लिया है वीएनएस की धारा 318 ने। ठीक है, तो दोस्तों जो पुरानी धाराएं थी आईपीसी की और जो वीएनएस की नई धाराएं हैं, तो जो महत्वपूर्ण अपराधों में धाराएं लगती थीं उनका ये चार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया और इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंप्लीट कंपेयर वाला चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर निम्न में से क्या सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है कि एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज्ड करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। बिल्कुल सही है। 7 वर्ष या फिर इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है, ये भी सही है। सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यदि आप सर्चिंग कर रहे हैं या फिर कुछ जब्त कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी करी जाएगी। ये सारे के सारे कथन सही हैं। देश की सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों देश की जितनी भी अदालतें हैं ये 2027 तक कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो भी गई हैं लेकिन जितनी नहीं हुई हैं वो हो जाएंगी। नए आपराधिक कानूनों में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? देखिए ईएफआईआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का इसमें प्रावधान किया गया है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रावधान किए गए हैं। ईएफआईआर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ईएफआईआर को ही क्या कहा जाता है? ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। ईएफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, घर बैठे आप एफआईआर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक कानून के क्षेत्र में सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बता चुका हूं ये सारी बातें। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन पेनल कोड जो है ये आईपीसी का फुल फॉर्म है। और आईपीसी 1860 कब लागू हुआ था? तो आईपीसी 1860 लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में। कब? 1 जनवरी 1862 में ये लागू हुआ था। ठीक है, सीआरपीसी 1973 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1974 को
सीआरपीसी 1973 लागू हुआ था। ठीक है, हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था, तो ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? मैंने कहा था धाराओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीएनएस में टोटल 358 धाराएं हैं और वीएनएस को लाया गया है आईपीसी के स्थान पर। आईपीसी में कितनी धाराएं थीं? 511 धाराएं थीं। ओके, हम बात करें कि वीएनएसएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो वीएनएसएस में टोटल 531 धाराएं हैं। ठीक है, वीएनएसएस को सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है, तो सीआरपीसी में कितनी धाराएं थीं? 484 धाराएं थीं। ओके, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 170 धाराएं हैं। इससे पहले कितनी धाराएं थीं? 167 धाराएं थीं। सारी बातें याद रखना भैया। वीएनएस 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया, तो यदि आपने ध्यान दिया हो, मैंने पढ़ाया था कि 111 में संगठित अपराध डिफाइन किए गए हैं। क्या? संगठित अपराध डिफाइन किए गए हैं। और बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है? तो किस धारा में रखा गया है? बीएनएस की धारा 113 में। नेक्स्ट है, शादीशुदा होते हुए कपट पूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? शादीशुदा हैं आप और अपनी पत्नी की इच्छा के बिना, जो आपकी वर्तमान में करंट वाइफ है, उसकी इच्छा के बिना उसको कपट में रखकर यदि आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? मॉब लिंचिंग को अलग से परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब भीड़ किसी व्यक्ति को मार डालती है ना, तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और मॉब लिंचिंग को वीएनएस की धारा 103 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है। ये महत्वपूर्ण धारा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नए आपराधिक कानूनों को लेकर निम्न में से क्या सही है? तो देखिए, आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, ये बिल्कुल सही है। सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी करी जाएगी, ये भी सही है। यौन उत्पीड़न के जो केस हैं, ठीक है, तो उनके बयान जो होते हैं, जो पुलिस बयान लेती है या फिर कोर्ट के सामने जो बयान लिए जाते हैं, उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। तो ये सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर कहां पर दर्ज करी गई? तो ये जो नए कानून है 1 जुलाई को लागू हुए और 1 जुलाई को पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो पहली एफआईआर कहां पर दर्ज हुई है? नई दिल्ली के कमला मार्केट में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 3 नए कानून हैं उनको हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास किया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी तो हो ही गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। काफ़ी बेहतरीन ई बुक हैं और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। एक प्रश्न जो है छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देश की सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है? फटाफट से अपना आंसर लगाइए। दोस्तों, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें। आपके जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं। इस प्रकार के जो टॉपिक हैं इनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेहनत कम लगने लगती है यदि आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं और हम रात रात पर जाग कर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो ज़रूर लिखें आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताएं। आप कम से कम आपके बहादुर सर से तो उम्मीद लगा ही सकते हैं। मैं ज़रूर टॉपिक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा।
वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, सपोर्ट करने की अभी थोड़ी सी ज़रूरत है, व्यू अभी कम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।